स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि अब बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। कोविड का अलर्ट है और किस तरह से इमरजेंसी फंड बनाएं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पंकज मटवाल साहब जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर से और जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, और विश्वजीत पाराशर साहब हैं जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोविड का अलर्ट है, हालांकि हम तो अपने दर्शकों को और लोगों को यही कह रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारत का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कहीं ना कहीं एक शील्ड के तौर पर है और लोग अब जागरूक भी हैं कोविड के लिए। फिर भी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरह से इसकी प्लानिंग करें? प्रशांत जी, गुड इवनिंग। आपने सही शुरुआत की, सही कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब इस तरह की कोई न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिपेयरनेस बहुत जरूरी है। प्रिपेयर तो होना चाहिए किसी भी चीज का सामना करने के लिए। तो ऐसे में पहली बात तो डेफिनेटली जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपने पास पैसा होना चाहिए। दो कारण हैं। एक तो मेडिकल इमरजेंसी, यदि इस तरह की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए डेफिनेटली पैसा होना चाहिए। और क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कई बार, और फिर वो ब्रेक करना पड़े या ब्रेक हो ना पाए या वो कितना लिक्विड है, तो अलग से आपको कुछ इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए ताकि इमरजेंसी से में आप उसे विड्रॉ कर सकें। तो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर दूसरी बात, हालांकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप कोई इस तरह का लॉकडाउन होगा जैसा पहले हुआ था और बिल्कुल काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ मंदी आती है इकोनॉमी में या कुछ बिजनेसेस में, तो उसकी वजह से थोड़ा इनकम लॉस हो सकता है, और उसके लिए भी सभी को तैयार रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगले हम वैसे भी कहते हैं कि 3 से 6 महीने का एक एक्सपेंस के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, पर इस वक्त पर यह कहेंगे कि 9 to 12 मंथ के बराबर आपके पास, मतलब आपका जो एक्सपेंस है 9 to 12 मंथ का, उतना आपके पास में अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो पैसा है इसे इस तरह से रखें कि वो जरूरत पड़ने पर निकल सके, और यदि जरूरत ना पड़े तो उस पर कुछ रिटर्न्स भी मिले। तो ऐसा नहीं कि पैसा सेविंग बैंक में रखना है, उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि वो लिक्विड रहे और साथ ही उस पर कुछ रिटर्न्स भी मिल सके। तो एक तो यह है कि शॉर्ट टर्म एफडीज आपको जरूर करनी चाहिए। तो आजकल क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट और भी बेहतर हैं, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। तो कुछ पैसा वहां पर रखा जा सकता है। उसके अलावा थोड़ा पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स के जो लिक्विड फंड्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं या शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, उस तरह के फंड्स में आपको पार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा आसानी से विड्रॉ हो जाता है और यहाँ पर कोई मार्केट का जोखिम भी नहीं होता है। तो इस तरह के फंड्स में आपको अपने पैसों को पार्क करना चाहिए। तो यदि आप मतलब पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसमें से आप 50% तो एफडीज में कर सकते हैं, क्योंकि एफडीज भी, और लॉक इन ना हो एफडी में, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है लॉक इन वाली एफडी भी आती है। तो आप ऐसा एफडी जो कभी भी निकल सके, आपके सेविंग बैंक से वो लिंक्ड हो और एटीएम के थ्रू या विड्रॉ कर सकें, उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसका फायदा लिया जाना चाहिए। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या शॉर्ट टर्म फंड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में और थोड़ा एफडीज में आपको पैसा पार्क करना चाहिए। तो आपके लिए जो पहले एक नज़रिया था 6 से 8 महीने का, वो शायद अब नज़रिया आपको थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड के लिहाज से। वो नज़रिया रखिए 9 से 12 महीने का। और आपको जो इमरजेंसी फ़ंड बनाना है वो है एक तो शॉर्ट टर्म एफडीज़ में, और यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ पर लॉक इन ना हो, ताकि आप आसानी से जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो आप निकाल पाएँ। और म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और निवेश का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको पंकज सर ने बताया। विश्वजीत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
अगर बहुत बेसिक्स की बात करें तो किस तरह से अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कितना प्रतिशत इमरजेंसी फंड्स को देना चाहिए और किस तरह का नज़रिया लेकर चलना चाहिए, और मान लीजिए कोई आज से ही इमरजेंसी फंड की शुरुआत कर रहा है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है। अ, मेरे हिसाब से अगर इस तरीके की इमरजेंसी आती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड आया है तो इसीलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कंटीजेंसी आ सकती है, जैसे कि बीमारी पड़ जाए घर में कोई या जॉब चेंज हो जाए, तो इसलिए हमेशा से आपको कंटीजेंसी फंड रखना चाहिए और थोड़ा उसका फोकस बढ़ा दिया है, जैसे आपने सिर्फ 3 से 6 महीने की जगह 6 से 9 महीने कर दिया है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल में कैटेगरी में भी अगर आपकी जो सैलरी है, आपको मिनिमम मिनिमम 30% उसका सेव करना चाहिए, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकें। तो 30% सेव कर रहे हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आपको कंटीजेंसी फंड में रखना है। उसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आपका जो महीने का खर्च है, जो बिल्कुल सर्वाइवल के लिए, जैसे ग्रोसरी है या बिजली का बिल है या कोई और जो भी चीज़ है जो लग्ज़री नहीं है, जो बिल्कुल आपके लिए आवश्यक चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए, वो कितना है आपका महीने का खर्च, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लें और उसका आप 3 या 6 महीने का जो भी आप फंड रखेंगे, उसके हिसाब से अगर आपका कैलकुलेशन रहे, सपोज़ आपके घर का खर्च 50,000 रुपए है, जिसके जो आपका बेयर मिनिमम है, तो आप 1.5 लाख, 3 लाख रुपए उसको आप सेव करने की कोशिश करें। तो हर महीने अपनी सैलरी से आप 5%, 10% सेव करना शुरू करें, ताकि पहले कंटीजेंसी फंड हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे पहुँच सकते हैं, चाहे वो मेडिक्लेम है या फिर और इन्वेस्टमेंट्स हैं सेविंग के लिए, अपने गोल्स के लिए एसआईपीज़ हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। बट कंटीजेंसी फंड सबसे पहला कदम है अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाने का। तो बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है जो विश्वजीत सर ने बताया आपको कि आपका कितना हिस्सा और इसका कैलकुलेशन कैसा है, वो भी आपको बताया कि किस तरह से आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके घर का जो खर्चा है, खर्चा मतलब वो खर्चे जो तो हर महीने आपके पॉकेट से जाने ही जाने हैं, उसमें घर का किराया हो, ग्रॉसरीज हो, बाकी एक्सपेंसेस हो, इन सब को मिला के और उस लिहाज से आपको अपने प्लानिंग करनी होगी। और इसमें कहीं ना कहीं आपको जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी विश्वजीत सर ने आपको बताया। पंकज सर, एक चीज़ और अब मैं समझना चाहूँगा, ये जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है और चाहे हम एसआईपीज़ के ज़रिए कर रहे हैं या हम कहीं हम देख रहे हैं कि हम पीपीएफ या पीएफ बाकी जगहों पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनसे अलग इमरजेंसी फंड जो है वो किस तरह से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही है कि साहब एक बड़ा हिस्सा तो हम एसआईपीज़ और बाकी ज़रिए से बचा ही रहे हैं, तो फिर इस बचत का क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए एसआईपी तो लिक्विड फंड में भी की जा सकती है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो उसमें लिक्विड फंड को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, चाहे वो आपको बच्चों की एजुकेशन की बात होती है, रिटायरमेंट की बात होती है, या कहीं घूमने जाना है, घर खरीदना है, ये सब गोल्स होते हैं। उसके साथ ही आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, वो भी एक गोल होना चाहिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक नहीं की शुरुआत, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें जैसे हमने कहा 9 मंथ टू 12 मंथ, मान लीजिए आपको 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको हर महीने कितना पैसा बचाना है। तो इस तरह से आप जो पैसे बचा रहे हैं, मान लीजिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप हर महीने 40,000 रुपए बचा रहे हैं और 10,000 आपको बचाने हैं इमरजेंसी फंड के लिए, तो बाकी का तो जैसे भी आप कर रहे हैं, इक्विटी में एसआईपी कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में कर रहे हैं या पीपीएफ में कर रहे हैं, वो करते रहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे आप बचा रहे हैं उसको, जैसा मैंने कहा कि लिक्विड फंड्स हो या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हो, उनमें भी एसआईपी की जा सकती है। हालांकि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी एक कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो समय कम है कि हम बात करें कि एक साल में पैसे इकट्ठा करेंगे। तो इस वक्त तो आपको जो आपके पास पैसा है उसमें से इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए कि उन पैसों को थोड़ा सा लिक्विड एसेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन यदि हम थोड़ा ऐसी बात कर रहे हैं कि आगे चलकर एक फंड बनाया जा सके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं यदि आपने दूसरे पैसों को इस वक्त ट्रांसफर कर दिया है इमरजेंसी फंड में जो आपके पास नहीं था, तो आगे को आपको भरपाई तो करनी ही होगी। तो इसके लिए आप लिक्विड फंड्स में और शॉर्ट टर्म फंड्स में एसआईपी शुरू कर दीजिए।
इवन जैसे आपको एफडी करनी है, एक साथ पैसा नहीं है, वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटे अमाउंट की एसआईपी कीजिए, 6 महीने साल भर के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उसको अगेन आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म की एसआईपी करके कम रिस्क वाले स्कीम्स में इमरजेंसी फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है और बड़ा बड़ा आसान बड़ी आसान भाषा में और बड़ी स्पष्ट तरीके से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि इसकी अहमियत क्या है और इसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी है। प्लानिंग तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने अब तक नहीं की है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपदा बता कर आए, लेकिन उसके पहले से हमको कहीं ना कहीं अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। तो अब जो है विश्लेषण बहुत हो गया, अब ज़रा दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमारे पहले कॉलर जो हैं वो रेडी हैं, अरविंद पारीक साहब हैं जोधपुर राजस्थान से। और पंकज जी, अरविंद का सवाल आपके लिए है, तो अरविंद पूछें अपना सवाल। मैं अभी हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट था। 55,000 मेरी पेंशन है और मुझे सेवानिवृत्ति के ऊपर करीब 75 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। तो मुझे अब किस तरीके से फाइनेंस ये पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें पैसे की सेफ्टी भी रहे, क्योंकि फ्यूचर में मेरे बच्चे की शादी करनी है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो बड़ा ही सीधा सवाल है अरविंद जी का। पंकज जी, क्या होगी इन्हें सलाह? अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो आपने ऐसा कहा कि बेटे की शादी है, तो आपके पास मतलब कितना समय है, कितने समय के बाद शादी का प्लान है, वो जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है जी, और एक सवाल और मेरा था कि जैसा आपने कहा रिटायरमेंट अभी हुआ है, तो आपके यहाँ पर रिटायरमेंट 58 की एज में है या 60 इयर्स की एज में हुआ है? 60 इयर्स की एज में हुआ है जी, ओके। अब उत्तर ये है कि देखिए, पहली बात ये कि आपने कहा पेंशन आपकी है, तो शायद जो घर का खर्च है उसके लिए तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी, जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन रिटायरमेंट का पैसा है तो सेफ्टी भी बहुत जरूरी है पैसे की। मेरी सलाह ये होगी कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और दूसरे सरकारी और कुछ प्राइवेट बैंक में भी मिल जाती है, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसकी जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपीज, तो 15 लाख तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये अच्छा रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन ये एलआईसी को मैनेज करती है, तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और यहां पर भी 15 लाख की लिमिट है, 10 साल की इसकी अवधि होती है, और 15 लाख पर आप हर महीने 9250 रुपीज 9250 पा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं हो तो री इन्वेस्ट कर दीजिए उसको, वो एक तरीका होगा। और बाकी जो पैसे हैं, क्योंकि हमें सेफ्टी भी चाहिए और साथ ही इन्फ्लेशन को बीट कर सके ऐसे रिटर्न चाहिए, तो 3-4 साल में, क्योंकि बेटे की शादी के लिए आपको रखना है कुछ पैसा, उसे तो आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, तो कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन पैसों को, जैसे कि और उसके अलावा डेट फंड्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म प्लान है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, इसमें कर सकते हैं। और जहां तक कंजर्वेटिव का सवाल है, तो एक्सेस रेगुलर सेवर और कैनरा रूबिको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, इनमें आप इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ ही जितना जरूरत है बेटे की शादी के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और बाकी जो पैसा इसके बाद बचता है, उसको थोड़ा सा, जिसमें इक्विटी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा जोखिम कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात है तो इसमें निवेश किया जा सकता है। और इसके लिए जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड है, इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, तो थोड़ी सेफ्टी भी है कि बिल्कुल सरकारी स्कीम में आप कर रहे हैं, थोड़ा सा डेट फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में कर रहे हैं, और थोड़ा सा पैसा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े से डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो विस्तार से आपको सलाह मिली है अरविंद जी, और उम्मीद करते हैं आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इनका नाम वैसे तो विजय टीकम है। विजय टीकम का पोर्टफोलियो ही विश्वजीत आपके पास होगा, लेकिन सवाल उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, वो पूछेंगी। जी पूछिए। हेलो, आई एम मिसेस विजय टिकम। एक्चुअली मेरे पति का इन्वेस्टमेंट का मैं ही देखती हूँ, तो अभी 13,000 समथिंग कुछ एसआईपी चल रहे हैं 4 फंड्स में।
तो मुझे और एडिशनल 5,000 का और एडिशनल SIP करना था, लेकिन जो SIP अभी ये कर रही हूँ लास्ट 2 साल से, और अभी जो एडिशनल करना है वो मुझे अभी नेक्स्ट 4 साल ही मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, बिकॉज उनकी एज 54 है और आफ्टर 4 इयर्स मतलब वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो आफ्टर ये रिटायरमेंट वो SIP में कंटिन्यू तो नहीं कर पाऊंगी, मतलब इन्वेस्ट पेंशन होगी तो पेंशन में से SIP तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे फंड भी नहीं रिडीम करना है, वो भी कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, मतलब अभी से 10 साल तक मेरा वो ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो आपकी 13,000 वाली SIP है, ये कब से चल रही है? अभी लास्ट 2 साल से ही चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विश्वजीत जी, बाकी डिटेल्स तो आपके पास होंगी, क्या होगी इन्हें सलाह? जी बिल्कुल मिसेस टिकम जी, पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इंडियन लेडीज भी मैनेज करती हैं बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो, घर तो मैनेज करती हैं, अब अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रही हैं। दूसरा जो आपका अगर आप पोर्टफोलियो देखते हैं तो काफी डाइवर्सिफाइड है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप है, मेरे ऐसे टैक्स सेवर है, SBI फोकस्ड इक्विटी है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो चारों ही फंड्स जो हैं टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, 4 स्टार फंड्स हैं, 5 स्टार फंड्स हैं। लास्ट 1 साल की रिटर्न शायद कहीं आपको लग रहा होगा कि कम आई है, बट अगर 3 से 5 साल की रिटर्न देखें तो ये सारे ही फंड बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप 4 साल के लिए इसमें SIP कंटिन्यू रखें, चाहे रिटायरमेंट के बाद आप SIP रोक दें, लेकिन आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा। दूसरा, आपने कहा कि आपको 5,000 रुपए और निवेश करने हैं, उसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी अभी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी मिसिंग है और ये थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड के मुकाबले थोड़ा सा लेस रिस्की है। तो मेरे हिसाब से SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसमें आप 2,500 की SIP आप निवेश शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 7-8 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो आपका एक अच्छा कॉर्पस भी बन जाएगा और एक अच्छी रिटर्न्स आने की उम्मीद रहेगी। और मेरे को लगता है कि आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। तो ये 2 स्कीम जो आपको बताई है इसमें स्टार्ट करें और आपको अच्छा कॉर्पस बनना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद होगा कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। और अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और इनका सवाल पंकज जी आपके लिए है। इनका नाम अभय यादव है। अभय, पूछें अपना सवाल। अभय हरियाणा से हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मैंने फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें चारों अपने कैटेगरी में 2-2 फंड ले रखे हैं। उनका पर्पस ये है कि कभी जैसे 1-2 साल पहले फ्रैंकलिन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे इन केस कभी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए किसी फंड में, तो एक रीजन इस पर्पज से। दूसरा ये सर कि एक ही कैटेगरी में 2-2 फंड है तो ये होता है कि भी डुप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन मैंने उनके जब उनको चेक किया है उनके फंड्स के पोर्टफोलियो में, तो मैक्सिमम 10% डुप्लीकेशन है, ज्यादा नहीं है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि भाई एक कैटेगरी में अगर 2 फंड रख लिए जाए? हालांकि मेरी केवल सिर्फ 4 कैटेगरी है, फ्लेक्सी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन हर एक में इन इस कैटेगरी आई हैव 2 म्यूचुअल फंड्स। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है, 2-2 रखूं या सिंगल ही रखूं मैं? ठीक है, ठीक है पंकज जी, बाकी डिटेल तो आपके पास होंगी होंगी। क्या होगी इन्हें विशेष सलाह? बिल्कुल। अभय सिंह जी, ऐसा है कि 2-2 फंड्स रखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं। हालांकि जो रीजन आपने बताया कि ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में जो पोर्टफोलियो वो ऐसे ही रहेंगे। समय समय पर फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं और जिसकी वजह से हो सकता है कि एक कैटेगरी की 2 स्कीम्स जो हैं उन दोनों के पोर्टफोलियो और भी ज्यादा मिलते जुलते हों, अगर आज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि आप 2-2 फंड्स रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। उसके बाद अपने फ्लेक्सी कैप रखा, तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप की आपको जरूरत नहीं है। वजह यह है कि जब आपका एक्सपोजर हर जगह पर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो फ्लेक्सी कैप में भी क्योंकि डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है ये फंड की, तो यहां पर क्या होगा कि अगेन आपका उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी बात, यदि किसी वक्त पर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में
ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और फ्लेक्सी कैप में मान लीजिए वो वहां पर बढ़ाते हैं, तो आपका जो लार्ज कैप है वहां भी बढ़ सकता है, क्योंकि लार्ज कैप की कंडीशन क्या है कि मिनिमम 80% लार्ज कैप में करना है, बाकी का 20% कहीं भी किया जा सकता है। जो मिड कैप या स्मॉल कैप है वहां पर मिनिमम 65% एलोकेशन मिड कैप का मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप में होता है, बाकी 35% जो है वो दूसरे तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो होगा ये कि ऐसे में शायद एक पर्टिकुलर जगह पर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी सलाह तो यह है कि आपके पास यदि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आपके पास एक चीज मिसिंग है, वो है इंटरनेशनल फंड्स। हालांकि इस वक्त पर थोड़ा सा दबाव ज्यादा है और इंटरनेशनल फंड्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरी सलाह आपको ये होगी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सलाह जो है उनका विशेष ध्यान आपको रखना है अभय जी। और बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। इनका सवाल विश्वजीत जी आपके लिए है। इनका नाम है जितेंद्र सिंह और ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। जितेंद्र जी पूछें अपना सवाल। नमस्कार, मेरा प्रश्न है किसी भी फंड्स और फंड स्कीम में डेट टैक्सेशन एवं इक्विटी टैक्सेशन कब लगेगा? ठीक है, ठीक है विश्वजीत जी, क्या इनकी शंका का समाधान होगा? क्या इन्हें सलाह होगी? बिल्कुल, जितेंद्र जी का बिल्कुल शार्प क्वेश्चन है कि फंड ऑफ फंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जितेंद्र जी, सबसे इजी आंसर ये है कि कोई भी फंड ऑफ फंड हो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डेट का रहने वाला है। चाहे वो फंड ऑफ फंड इक्विटी में निवेश कर रहा है या वो इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश कर रहा है या एसेट एलोकेटेड फंड है, कोई भी किसी भी तरीके का फंड ऑफ फंड हो, उसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डेट का रहने वाला है। यानी कि 3 साल तक अगर आप उसमें रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और अगर 3 साल से पहले आप निकालते हैं तो आपको जो भी टैक्स ब्रैकेट है वो आपको टैक्स लगेगा, और 3 साल के बाद आपको 20% टैक्स लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। तो ये डेट का ही ट्रीटमेंट रहेगा। किसी भी तरीके का आप फंड ऑफ फंड में निवेश करेंगे वो आपको यही सेम ट्रीटमेंट रहेगा, इक्विटी का नहीं रहेगा। बिल्कुल। जितेंद्र जी, कोई और आपका सवाल? जी, हम जानना चाहते हैं ऐसा फंड्स ऑफ फंड जो 2-3 ETF से मिलकर बना हो। तो हमारी जहां तक जानकारी है कि जहां तक 2-3 ETF फंड से मिलकर बनता है तो वो इक्विटी का टैक्सेशन होता है। तो क्या मेरी जानकारी सही है या गलत? विश्वजीत जी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके का फंड ऑफ फंड हो, चाहे वो इक्विटी में निवेश कर रहा है चाहे वो ETF में निवेश कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो डेट का ही रहे। ठीक है। उम्मीद है जितेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विश्वजीत जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, ये जो टैक्सेशन का पूरा गणित है ये दरअसल है क्या? जी बिल्कुल, टैक्सेशन का जो गणित है, अगर हम देखें इक्विटी फंड्स में जो टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर 1 साल तक कोई पैसा निवेश करके रखता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और अगर 1 साल से पहले अगर वो पैसा रिडीम कर लेते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ऐसे ही अगर डेट की तरफ जाएं तो उसमें 3 साल का पीरियड होता है। अगर 3 साल तक आपका पैसा निवेशित है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 3 साल से पहले उसको रिडीम कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट चलते हैं, जैसा जैसा फंड है, जैसे भी स्कीम है, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट रहता है। तो इसीलिए वो किया जाता है, सजेशन यही रहती है कि आप अपना इक्विटी फंड 1 साल से पहले ना रिडीम करें और डेट फंड को 3 साल से पहले ना रिडीम करें, ताकि आपको जो टैक्स एफिशिएंसी है, म्यूचुअल फंड का जो लाभ है, वो आपको पूरा से पूरा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है, और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से आपको बताया कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपके सवालों के जवाब भी दिए, और अब बारी आ चुकी है एक खास सेगमेंट की, जो है निवेश का गुरु मंत्र। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है? प्रशांत जी, मैं कहूंगा कि जब भी कोई इवेंट होता है
तो बहुत नॉइज होती है उस वक्त पर। एक्सपर्ट्स और मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, वो मुंबई की लोकल ट्रेन में भी हर व्यक्ति सलाह देना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है। तो होता यह है कि उसमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो है एक्टिवेट हो जाती है और कई बार लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, इन्वेस्टर ओवर रिएक्ट करते हैं। और ये मैं इसको भी रेफरेंस मान के चल रहा हूँ कि जो कि पिछले दिनों में हुआ, अचानक से थोड़ी सी मार्केट में गिरावट क्या आई और लोगों ने अपने एसआईपी भी या इन्वेस्टमेंट जो था शॉर्ट टर्म का रिडीम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कभी भी नॉइस पर ध्यान ना दें और आप हमेशा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने गोल को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टेड रहें, ना कि इस तरह से जिस वक्त पर कोई इवेंट होता है उससे आप घबराएं, पैनिक ना हो। बिल्कुल। और विश्वजीत जी, आपका क्या होगा निवेश का गुरु मंत्र? जी बिल्कुल, पहले तो मैं पंकज जी की बात से बहुत सहमत करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप पैनिक ना करें। जब आप गोल्ड खरीदते हैं या रियल एस्टेट खरीदते हैं तब आप बेचने नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड की एनएवीज आपको रोज अखबार में दिख जाती हैं या आप रिटर्न देखते रहते हैं तो आप बेचने चल देते हैं। तो पेशेंस बहुत जरूरी खेल है इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जो गुरु मंत्र बताना चाहूंगा, क्योंकि आज हम कंटिजेंसी फंड की बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे भी निवेशक देखे हैं जिनका बहुत सारा फंड बैंक्स में पड़ा रहता है, एफडी में पड़ा रहता है या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने सेविंग्स के ऊपर बैठे ना रहें, उसको कंटिजेंसी फंड के लिए जरूर पैसा रखें, लेकिन बाकी जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें अदर एसेट क्लासेस में, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो डेट है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी आपका कम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वजीत जी और पंकज जी आप दोनों का। हमारे दर्शकों के शंकाओं का समाधान भी आपने किया और उसके साथ ही अहम सलाह भी दी, और इमरजेंसी फंड से लेकर टैक्स के इक्वेशन तक सब कुछ पर अपनी बेहतरीन और आसान भाषा में राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।